हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एवं करियर पॉइंट में। तो मैंने पिछले वीडियो में साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था, और मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, मैं इस बार एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक साल कम से कम 1 से 2 नंबर पूछे जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप इस क्लास को समझ लेते हो ना, तो शायद आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना या मान लीजिए कुछ सूत्र होते हैं जैसे मेथेन, एथेन, इस सब का क्या होता है जी, संरचना सूत्र निकालने आप लोग क्या करते हैं, मतलब जानने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है। तो इस क्लास को यदि आप समझ लेते हो ना, तो आगे की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, शायद ये हो सकता है कि इस क्लास का सीरीज 2 से 3 हो सकती है, लेकिन उस सब को समझने से पहले आपको इस क्लास को समझना अति आवश्यक है। और इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने आ गया तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से निकाल पाते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, नियॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, आर्गन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, इसी प्रकार ऑक्सीजन, लोहा और भी सारे तत्व है ना, इस सब के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आप आसानी से निकाल लेते हो ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे। तो मैं इस वीडियो में प्रयास करेंगे सबसे पहले जितने भी निष्क्रिय गैस है ना, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने का प्रयास करेंगे। यदि इस सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप जान जाते हो ना, तो शायद इसकी सहायता से आने वाले वीडियो में जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं निकालूंगा या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालूंगा या किन पर निकालने की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आप आसानी से समझ पाओगे। यानी आज मैं सिर्फ निष्क्रिय गैसों के बारे में चर्चा करूंगा। ये आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ निष्क्रिय गैस क्यों हमने लिया, क्योंकि आज के समय में लगभग 118 तत्वों का खोज हो चुका है। तो उन सभी तत्वों में से मैंने सिर्फ 5-6 तत्व ही क्यों लिया, जिसे हम निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इसका कारण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। तुम जानेंगे कि इसका क्या कारण है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस निष्क्रिय गैसों की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है। देखने का प्रयास कीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए पहला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यानी ये 5-6 जो आपको तत्व दिख रहा है ना, ये होता है निष्क्रिय गैस। इसके बहुत सारे नाम है। जैसे मान लीजिए इसे निष्क्रिय गैस बोलिए, अक्रिय गैस बोलिए, या शून्य कोटि का तत्व बोलिए, या इनर्ट गैस बोलिए। इसी प्रकार 1-2 और नाम है, जैसे वर्ग 18 का नाम इसे बोल सकते हो, वर्ग 18 का तत्व बोल सकते हो। तो इसके 5-6 नाम है जो आपको याद करने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में कौन सा तत्व निष्क्रिय है। ऑप्शन में 5-6 में से कोई एक दे देगा, बाकी 3 को कुछ भी दे सकता है। तो कम से कम इसे याद कर लीजिएगा। याद करने का ट्रिक होता है हे, ने, अर, कर, जे, रन, यानी हे, ने, अर, कर, जे, रन। यदि आप याद कर लेते हो ना, तो निष्क्रिय गैस आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके किस तत्व का परमाणु संख्या कितना होती है। यदि आपको याद ना हो ना, तो थोड़ा समझिएगा इधर। जैसे मान लीजिए एक ट्रिक याद कीजिएगा, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। 2, 8,
8, 18, 18, 32। तो इस ट्री के माध्यम से इसका परमाणु संख्या कैसे निकलते हैं? जैसे मान लीजिए पहला क्या है 2, दूसरा क्या है 8, यानी 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो 36, अब 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54, अब 54 में 18 जोड़ेंगे तो 86। यानी हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। यानी इस तरह से आप इसके परमाणु संख्या आसानी से याद कर लिए। अब परमाणु संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे इधर। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व होता है ना, वो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं होती है, और वह प्रत्येक कक्षा के बीच एक नाभिक होता है जो धन होता है। समझिएगा इधर, जैसे मान लीजिए कोई तत्व होगा जिसके बीच में उसके नाभिक होते हैं, और नाभिक को हम प्लस से डिनोट करते हैं, और इस नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस कक्षा के चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। यानी कि इस कक्षा के बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। यानी कोई भी तत्व कई सारे परमाणु से मिलकर बनते हैं, और प्रत्येक परमाणु में 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन धन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन इस पर ये ऋण होता है, और ये इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो दो है ना, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये वाला दो ये रहते हैं कहां? नाभिक में। बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है। भाई घूमने का मतलब क्या होगा? इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसमें कितने घूमेगा, इसमें कितने घूमेगा, इसमें कितने घूमेगा, या आगे भी जो भी कक्षा होगी ना, तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेगा हम इसको समझेंगे। क्या इस कक्षा में अपनी मर्जी से घूम सकता है क्या इलेक्ट्रॉन, या इसमें अपनी मर्जी से घूम सकता है क्या? क्या किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? जी नहीं, इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। जैसे इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसमें कितना घूमेगा, इसमें कितना घूमेगा, इसमें कितना घूमेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सबका नाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये जो है ना, इसका नाम K है, इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम N, शायद और भी आगे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, NOPQ, मतलब आगे बढ़ते जाता है। तो हम प्रयास करेंगे पहले 3-4 के बारे में समझ लेते हैं। और प्रत्येक कक्षा के अंदर छोटे छोटे उप कक्षाएं होती है, जिसे हम SPDF के नाम से जानते हैं। SPDF याद रखिएगा, SPDF यानी PDF के बारे में जाना। देखिए जैसे मान लो कि प्रत्येक कक्षा में छोटे छोटे उप कक्षाएं होती है। जैसे मान लीजिए K में S होती है, L में, जैसे K में S है, L में क्या होती है, जैसे मान लो कि टोटल कक्षा उप कक्षा 4 होती है, जैसे SPDF। K में S, L में S और P दोनों होती है, M में SPD तीनों होती है, N में SPDF होती है। और भी हो सकता है कि आगे तत्वों का खोज हो जाए, तो अगले कक्षा में SPDF तो होती है, लेकिन हो सके तो अभी तक जो तत्वों का खोज नहीं हुआ है, हो सकता है कि भविष्य में कोई भारी तत्वों का खोज हो जाए, जैसे भारी परमाणु वाले तत्वों का खोज हो जाए, तो हो सकता है कि उसमें एक और भी उपकक्षा जुड़ जाए जिसका नाम G हो सकता है, जिसका नाम G हो सकता है। तो याद रखिएगा, लेकिन अभी तक कोई से भारी तत्व का खोज नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस चौथा कक्षा के बाद जितने भी कक्षा जाएगी, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कोई भी कक्षा हो, तो उसमें SPDF को रखना है। अब जानते हैं कि किस कक्षा में कितने उप कक्षा होती है, तो हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि प्रत्येक उप कक्षा में, यानी 4 बजे है ना, तो चारों में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए S है, S है ना, यदि S को यदि आप सामने दर्पण रख दोगे ना, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यानी ऐसा कुछ दिखने वाला है।
यानी हो सकता है ऐसा कुछ दिखे, इसलिए हम इसको 2 मान लिए। यानी कहीं भूल गए ना तो याद रखिएगा इस चीज को कि एस में कितने रहेगा इलेक्ट्रॉन, यानी एस में 2। अब उसको करना क्या है, प्रत्येक में जो 4-4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना हो गया, पी में 6 हो गया, डी में 10 हो गया, और एफ में 14 हो गया। यानी प्रत्येक कक्षा के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी इसको हम नोट करते हैं यहाँ, जैसे एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन रहा। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने जान लिया कि प्रत्येक कक्षा में कौन कौन उपकक्षा होती है और प्रत्येक उपकक्षा में कौन कौन सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज हम लोग जान लिया। अब थोड़ा सा चीज जानते हैं कि प्रत्येक तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं सोडियम का, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा और कितने प्रोटॉन होगा, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, कितना होती है 11, और परमाणु संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं, किससे, जेड से। यानी जितना उसकी परमाणु संख्या होती है ना, उसमें उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, याद रखिएगा इस चीज को। किसी तत्व की परमाणु संख्या जितना होती है उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। और परमाणु संख्या यदि आपको याद ना हो तो हम अगले वीडियो में हम बताएंगे कि परमाणु संख्या निकालेंगे कैसे, यानी परमाणु संख्या भी निकालने के लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जो आपको परमाणु संख्या भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसमें से किसी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, सिर्फ इसी बारे में मैंने इसलिए बताया कि आज सिर्फ इसके मतलब इसी 5-6 के अंदर में हम चर्चा करने वाले, इसलिए मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में हम और सारे तत्वों के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकलना होगा। तो आइए अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देख लिया कि सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार हीलियम में 2 प्रोटॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नियॉन में 10 प्रोटॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आर्गन में 18 प्रोटॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्रिप्टॉन में 36 प्रोटॉन हो जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जेनॉन में 54 प्रोटॉन हो जाएगा और 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। रेडॉन में 86 प्रोटॉन हो जाएगा, 86 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं, सो इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा कक्षा में हुआ, ये तीसरा में sp-df हुआ, चौथा में तीसरा में sp-d हो गया, चौथा में sp-df हो गया, पांचवा में भी sp-df, छठा में भी sp-df, सातवां में भी sp-df, आठवां में इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, जितना उसकी परमाणु संख्या उतने इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, यानी हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। तो चलिए, जैसे मान लो कि प्रोटॉन जो है ना इसका 2, तो 2 प्रोटॉन इसके नाभिक में स्थिर हो गया, यानी नाभिक में 2 स्थिर हो गया, भाई निश्चिंत हो गया। बच्चा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा दर दर भटकते रहेगा, घूमते रहेगा, और घूमते घूमते कहाँ पहुंचता है, एस के पास। यानी ऊपर से आएगा तो कौन जाएगा, एस मिलेगा। कौन सा एस, तो 1s मिलेगा, 1s मिलेगा। अब 1s के पास जाएगा और एस वाले से बोलेगा कि भाई हम लोग को रहना है, तो एस बोलेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई हम लोग 2 आदमी ही है, तो 2 को रख लो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 को रख ही सकता है, यानी एस को पूरा तरह से भर दिया। एस को पूरा तरह से क्या इलेक्ट्रॉन भर दिया, यानी कम है और नहीं इसमें ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन और कक्षा क्या हो गया, दोनों फुल हो गया। अगले बात करते हैं नियॉन का, यानी नियॉन की परमाणु संख्या 10 हो जाएगी, तो प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10, यानी प्रोटॉन 10 नाभिक में हो गया और बचे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो चलेगा ना तो घूमेगा, इलेक्ट्रॉन भटकते हुए पहुंचेगा, ऊपर से आएंगे, ऊपर से आने बाद कौन मिलेगा, 1s मिलेगा। और 1s के पास
एस में ज्यादा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी ऊपर से आएंगे तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1s, एस को देना है 2। इसके बाद आएंगे ना तो इसके बाद मिलेगा कोई, नहीं मिलेगा। उसके बाद पुनः वापस लोड कर आएंगे इसके बगल वाला से, तो कौन मिलेगा, 2s मिलेगा, यानी 2s, यानी एस में तो 2 रखना है ना, तो हमने क्या किया, एस को भी 2 कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं मिला, फिर इसके बगल वाले में ऊपर से आएंगे तो कौन मिलेगा, 2p मिलेगा, यानी इसका भी हमने क्या किया 2p, और p का अगर होता है 6 होगा। अब याद रखिए नियॉन के पास 10 था तो 2 और 2 4 निकल गया, बच्चे का होगा 6 को। अब प्रोटॉन मांग रहा है 6 को, तो हम आसानी से क्या करेंगे, प्रोटॉन को भी दे देंगे। यानी देखिएगा दोनों में पहुंचा, पहला कक्षा को भी फुल कर दिया और दूसरा में होता है एस और पी, दो होते ही है और दोनों को भी क्या किया, फुल कर दिया। यानी नियॉन में एस पी दो पहुंचा और दोनों को पूर्ण रूप से फुल कर दिया, यानी ना कम है और ना ही ज्यादा है, इसलिए नियॉन क्या हो गया, संतृप्त हो गया। आगे देखते हैं आर्गन के लिए। आर्गन में इलेक्ट्रॉन जाएगा 18 और प्रोटॉन में जाएगा 18। तो देखेंगे कि कैसे चलेंगे, तो देखिए ऊपर से आएंगे ना तो 1s मिलेगा, यानी 1s। अब इसको तो 2 देना है, 18 का था 2 का आसानी से दे दिए। और दूसरा इसके बाद जब हम लौटेंगे इस साइड से तो कौन मिलेगा, 2s मिलेगा, यानी s, और s को भी 2 दे देंगे, यानी 18 में से 4 निकल गया, अभी का बचा 14। यानी इसके बाद आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो तुरंत इसके बगल वाला ऊपर से आएंगे तो कौन मिलेगा, 2p मिलेगा। यानी p को कितना चाहिए, 6 चाहिए, इसके पास कौन है 14 है, यानी p को भी दे दिया पूर्ण रूप से, सॉरी p को 6 दे दिया, यानी 6 क्या हो गया, भर गया, यानी 2 2 4 6 10 निकल गया, 18 में से 10 निकल गया, बच्चा का होगा 8 को। अब इसके बाद आगे आएंगे तो कौन मिलेगा, 3s मिलेगा, यानी 3s को, यानी s को तो हमको 2 देना है, यानी 12 निकल गया। इसके बाद कुछ है नहीं है ना। अब उसके बाद तुरंत लौटेंगे इस साइड से, यानी कौन मिलेगा, 3p मिलेगा। अब p का मतलब है 6 को, इसके बाद है कहोगे 6 को, यानी देखिए तो पहला में सिर्फ s होता है, दूसरा में s और p दो होता है, तीसरा में s p होता है, तो s और p दोनों को भर दिया। क्या किया, दोनों को पूर्ण रूप से भर दिया। क्या s को भी 2 चाहिए, s को भी 2 चाहिए, p देखो जहां जहां s है उसको 2 2 दे दिया है और जहां जहां p है उसको 6 दे दिया, यानी इसको भी क्या कर दिया, भर दिया। अब बात करते हैं क्रिप्टॉन पर। फिर क्रिप्टॉन से वही कहानी, एक ही कहानी बार बार हमको दोहराना है। जैसे देखिए 1s2, फिर इसके पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2s2। आप उसके बाद अगले लौटेंगे तो नहीं मिलेगा, तुरंत तीसरे लाइन से आएंगे, ऊपर से आएंगे तो कौन मिलेगा, 2p मिलेगा, यानी 2p और p को देना 6 को, यानी 10 निकल गया, 36 में 10 निकल गया, 26 बचा। और 26 के बाद इसमें से और आगे आएंगे तो कौन मिलेगा, 3s मिलेगा, यानी हमने क्या किया, 3s को भी दे दिया, और इसको 2 चाहिए तो 2 दे दिए, यानी 12 निकल गया, बचे 24 को। इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद पुनः चौथे लाइन में वापस आएंगे शुरू से तो कौन मिलेगा, 3p मिलेगा। अब p को 6 को चाहिए, यानी 12 6 18 दे दिया, और आगे की ओर पढ़ेंगे तो कौन मिलेगा, 4s मिलेगा, कौन मिलेगा, 4s मिलेगा। तो हमने क्या किया, 4s लिख दिया, और इसको 2 चाहिए, यानी 2 दे दिया, कितना हो गया, 18 और 2 20, यानी बचा को 16 को। अब इसके बाद आएंगे तो कुछ नहीं है, अब 5वें लाइन में शुरू से आएंगे, यानी d कौन मिला, तो 3d मिला, और d को कब चाहिए, 10 बनो, और d को हमने 10 को दिया, यानी 20 और 10 30, अभी का बचा 6 बच गया, यानी d के बाद ऊपर आएंगे तो कौन मिलेगा, 4p मिलेगा, यानी हमने क्या किया, 4p दिया। और p को चाहिए 6 को, तो हमने क्या किया, 6 को दे दिया। एक काम करते हैं ना, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 3 और यहाँ पर है 3, लेकिन बीच में 4 आ गया ना, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे करेंगे, देखिएगा 1s2 2s2 2p6, और देखो ना 2 वाला कहीं नहीं ना है, 3s2 3p6 4s2, सॉरी 3p6 है ना। अब 3p6 के बाद 3d है, तो पहले 3d वाला की एक जगह कर लेते हैं, 3d10, और 4s वाले को एक साइड कर लेते हैं और 4p वाले को एक साइड कर लेते हैं, यानी 3 3 3 3, यानी जो भी 3 है ना उसको हमने एक जगह कर लिया, और 4 4 वाला उसको हमने बाद में कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मिटा कर नीचे लिखते हैं। जैसे देखिएगा क्रिप्टॉन के बाद हो गया जेनॉन, और जेनॉन कितना होता है, 54। और देखिए समझिएगा इधर कि ना वही कहानी हम बार बार दोहराएंगे। 1s यानी पहले कम जाएगा तो 1s2, दूसरा में कुछ नहीं है, दूसरा लाइन में आएगा तो ये मिलेगा
2s और s को दे देंगे 2, यानी 54 है ना। तो अभी थोड़ा बढ़ते चलते हैं, बाद में गिन लेंगे। उसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा 3p, सॉरी 2p, तो 2p को दे देंगे 6। उसके बाद आएंगे ना तो मिलेगा 3s, यानी 3s को दे देंगे 2, यानी कितने हो गए 2 2 4 6 10 10 2 12, यानी 12 दे दिए। अभी 54 था ना, अभी 12 दिए हैं। इसके बाद कुछ नहीं है ना। उसके बाद पुनः ऊपर से आएंगे तो कौन मिलेगा 3p6 मिलेगा, 12 6 18। इसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा 4s, यानी 4s2। इसके बाद कुछ नहीं है ना। अब आएंगे इस लाइन में, यानी पांचवें लाइन से आएंगे तो कौन मिलेगा 3d मिलेगा, 3d। तो d को हमने दिया 10, यानी गिनो तो 2 2 4 14 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 को निकला, यानी अभी 24 को बचा, यानी d यानी 3d है ना। अब उसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा 4p मिलेगा, यानी 24 को है, p 6 को मांग रहा था, 6 को आसानी से दे देगा, यानी बचा 18 को। अब 18 के बाद आएंगे किसके बाद 5s के बाद, 5s को हमने 2 को दे दिया, यानी 18 में से 2 और निकल गया, कितना बच गया 16 को, यानी 5 के बाद नहीं बचा। पुनः अब अगला इस लाइन से आएंगे तो कौन मिलेगा 4d मिलेगा, कौन मिलेगा 4d, और d को चाहिए 10 को, हमने 10 को दे दिया। तो गिन लेते हैं एक बार, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 30 और 6 36 और 2 38 10 48, बच्चे को 6 को, यानी 4d, यानी 4d यहां तक आया ना। अब उसके बाद आएंगे तो 5p, यानी 5p, और 6 का चाहिए 6 को, इसको भी दे दिया। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, एक मिनट, 3p के बाद यहाँ पे देखो तो 3d बीच में 4 आ गया, तो 4 को एक साइड कर लेते हैं, यानी 3d को एक जगह कर लेते हैं, 3d10। इसमें और कहीं 3d नहीं है ना, तो पहले अब 4p करते हैं, यानी 4s2, फिर आएगा 4p6, उसके बाद 4d, देखो बाद में चला गया, बीच में कौन है 5 है, तो 5 को इस साइड कर लेते हैं, 4 को पहले कर लेते हैं, यानी 4d10 5s2 और 5p6, यानी देखो पहला 1, इसमें अब 1 नहीं है, दूसरा एक जगह, तीसरा देखो तो एक साथ, चौथा देखो तो एक साथ, और पांचवा देखो तो एक साथ, पांचवा एक साथ कर दिया हमने। उसके बाद बचा कौन रेडॉन। अच्छा रेडॉन के बारे में देख लेते हैं, रेडॉन में कितना था 86, यानी हम यहां तक चले तो हमें वहीं से जोड़ेगा, यानी 54 तक मिलेगा। तो खैर छोड़ो, हम इसको नहीं, फिर इसी से समझाते हैं। ये देखिए 1s2, पुनः दूसरा लाइन मिलेगा तो कौन मिलेगा 2s2, फिर तीसरा लाइन ऊपर से तो कौन मिलेगा 2p6, फिर तीसरा लाइन आगे जोड़ेंगे तो कौन मिलेगा 3s2। अब इसका नहीं है ना, उसके बाद पुनः ऊपर से आएंगे, यानी क्या मिलेगा 3p6, उसके बाद 3p है ना, उसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा 4s2। अब इसके बाद देखिए आगे नहीं है, पुनः फिर तीसरे अगला लाइन से लौटेंगे, ऊपर से आएंगे तो कौन मिलेगा 3d10। अब उसके बाद आएंगे कौन मिलेगा 4p, यानी 4p6, उसके बाद लौटेंगे तो 5, यानी 5s2। उसके बाद देखो आगे नहीं है, यानी पुनः ऊपर से लौटेंगे, कितना जगह 4d10, यानी 4d10। उसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा 5p, यानी 5p6। उसके बाद आएंगे तो कौन मिलेगा 6s, सॉरी कैसे हमको 6 है ना 6s2। अब एक बार गिन लेते हैं ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 2 10 48 और 2 अच्छा 54 2 56, यानी बच्चा को अभी 30 को बचा है ना, यानी 6s2, यानी यहां तक लौटे। और पुनः ऊपर से आएंगे इस लाइन से तो 4f, f को मतलब 24 14 में बताना, यानी 4f 14, यानी 36 सॉरी 30 में से 14 दे दिए, तो बचा 16 बचा, यानी 4f को बताएंगे तो 5d मिलेगा। नीचे लिख लेते हैं 5d, इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक ही साइड ठीक रहेगा। कौन मिलेगा 5d, और d को चाहिए 10 को, यानी बचा 6 को। और उसके बाद 5d के बाद आएंगे 6s मिलेगा, 6s सॉरी 6p मिलेगा ना, 6p को कितना चाहिए 6 को चाहिए। गिन लेते हैं एक बार और गिन लेते हैं, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 14 70 70 6 70 10 80 80 6 86। अब इसको सीधा कर लेते हैं एक बार, देखिएगा
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 3 बाद में है 4 है तो 4 को पहले एक साइड कर लेंगे, यानी 3 को एक जगह कर लेंगे 3d10, उसके बाद आ जाएगा 4s2, उसके बाद 4p6, उसके बाद देखो 4d यहाँ पर है तो 4d एक जगह कर लेते हैं 4d10, उसके बाद देखो 4f यहाँ पर है तो 4f14 हमने कर लिया। अब आएंगे 5s2 पर, 5s2 उसके बाद 5p6 5d10 और 5f नहीं है ना तो 5 सॉरी अब आएंगे 6s2 और 6p6 पर, यानी थोड़ा ध्यान दिया जाए इधर, अकेले एक में रहता है s, दूसरा में तो एस और पी दोनों होता है, तीसरा में एस पी डी तीनों होता है, चौथा में एस पी डी एफ चारों होता है, पांचवा में एस पी डी एफ होता है लेकिन एफ मिला नहीं है, छठा में कौन चला गया एस और पी, यानी हमने एक जगह सबको कर लिया। अब थोड़ा सा एक नजर शपथ दे रही है कि ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गया है उसको पूर्ण रूप से भर दिया है। जैसे एस आपको जहां जहां मिलेगा ना तो प्रत्येक एस में दो दो ही होगा, किसी एस में एक नहीं होगा, यानी कम नहीं होगा। जो इसमें जहां जहां पी होगा ना प्रत्येक पी में 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, यानी पी वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं मिलेगा। उसके बाद जहां जिसमें डी होगा ना तो डी में 10 चाहिए ना, कितना चाहिए 10 चाहिए ना, तो प्रत्येक जहां जहां डी मिलेगा ना सब डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहीं कम नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर डी है 10, यहाँ पर डी है 10, यहाँ पर डी है 10, जहां भी मिलेगा ना तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, किसी में 8 नहीं मिलेगा, किसी में 6 नहीं मिलेगा, किसी में 7 नहीं मिलेगा, या किसी में कम नहीं मिलेगा। या एफ जिसमें भी आया होगा ना वो एफ पूर्ण रूप से भर दिया होगा। जैसे मान लो देखो यहाँ 4f मिला है ना, यानी f मिला है एगो, और देखो तो पूरा का पूरा भर गया है कि नहीं, पूर्ण रूप से भर दिया है। यानी इस जो यह जो तत्व है ना 6 गो हे ने अर कर जे रन, तो इन 6 तत्वों का जो भी इलेक्ट्रॉन होता है जिस कक्षा में गया और जिस कक्षा के अंदर जिस उप कक्षा में गया ना उसको पूर्ण रूप से भर दिया। यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम नहीं है, पूर्ण रूप से भर दिया है। और याद रखिएगा किसी भी तत्व के जिस कक्षा में जाएगा ना उसमें एस और पी दो को देखते हैं, एस और पी। जैसे बात करिए इसमें देखिए एस, तो एस को तो 2 को भर दिया। अब प्रत्येक में इसको छोड़ करके देखा एस और पी को देखेंगे, एस और पी को जोड़ेंगे कितना हो गया 8 को, इसमें एस और पी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 को, इसमें एस और पी को देखेंगे कितना हो जाएगा 8 को, यानी इसमें एस और पी को देखेंगे कितना हो जाएगा 8 को, इसमें एस और पी को देखेंगे कितना हो जाएगा 8 को। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हीलियम को छोड़कर इसमें प्रत्येक तत्वों का इलेक्ट्रॉन अपने जिस बाहरी कक्षा में गया ना वह 8 को भर दिया। इसमें मान लो इसमें हम 2 के क्यों नहीं भाई, जब आगे जब दूसरा निकल गया तो पीछे वाले को थोड़ा देखने जाते हैं हम, जब आगे बढ़ गए तो आगे की ओर देखेंगे। क्या इसमें तीसरा में है कोई नहीं है ना, यानी इसके बाहरी कक्षा हुआ दूसरा, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन संख्या हो गया 8, यानी 8 हो गया, और यानी अष्टक पूरा हो गया, यानी अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण रूप से भर दिया। यानी कोई भी तत्व होता है ना वह अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहता है, तो जो यहाँ पर देखो इसमें भी हो गया। अब इसमें देखो तीसरा, क्या इसमें चौथा है इसमें नहीं ना, तीसरे के बाहर कक्षा कौन हो गया तीसरा, और तीसरे में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 को, कितना हो गया 8 को। उसी प्रकार इसमें भी चौथा हो गया, पांचवा ये नहीं है तो बाहरी कक्षा हो गया 4, और चौथा में कितना हो गया 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, यानी इसके बाहरी किसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 0, और 0 कैसे हो गया तो समझिएगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना, जैसे और तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना, यदि किसी तत्व में 4 से ज्यादा बाहरी किसी में इलेक्ट्रॉन होगी, जैसे सब में यहाँ पर 8 है ना, उसी प्रकार और भी निकालेंगे। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होगा ना तो उसको 8 में से घटा लेते हैं। जैसे देखो इसके प्रत्येक बाहरी किसी में कितना हो गया 8, तो हम 8 में से प्रत्येक 8 को घटा लेते हैं तो कितना मिलेगा 0, कितना मिला 0, यानी इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गया। नहीं समझा होगा ना, एक बार समझिए, प्रत्येक बाहरी कक्षा में हम इसको हटाइए किसी दूसरे तत्व को आप लीजिएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिएगा ना, तो हो सकता है कि बाहरी कक्षा में पूर्ण से नहीं भरे,
जैसे हम एक छोटा सा ले लेते हैं सोडियम, कितना लेते हैं सोडियम, सोडियम को है 11, यानी इसको निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ, उसके बाद 3s2 सर 3s1, यानी देखो तो कि दूसरा को भर करके तीसरा में गया है और तीसरा में है s, क्या s को पूरा रूप से भर पाया, नहीं भर पाया ना, यानी s के बाहर के कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1, यानी 4 से कम होता है तो उसके बाहर के समय उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको संयोजकता वही होता है, और 4 से ज्यादा होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 आ जाए, इसे अभी लेते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन को निकालेंगे ना तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी कितना हो गया 17, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, यानी देखो तीसरा में s और p को जोड़ेंगे कितना मिल गया 7, और 7 4 से ज्यादा है ना, तो इसे क्या करते हैं 8 में से घटा लेते हैं 7, यानी कितना हो गया 1, इसका संयोजकता हो गया। खैर संयोजकता निकालने के लिए हम बताएंगे अगले क्लास में, यानी हमने 8 में से घटाया यानी 1 मिला, उसी प्रकार ये प्रत्येक 8 है ना, 8 है ना, तो इस सभी 8 को 8 में से घटाएंगे तो प्रत्येक बार के कितना मिलेगा 0 मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया शून्य कोटि का तत्व भी पड़ गया, यानी अपने बाहरी के को पूर्ण रूप से भर दिया है, जिसके कारण यह किसी से क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण इसका नाम अक्रिय गैस पड़ गया या निष्क्रिय पड़ गया, इसे इनर्ट गैस भी कहते हैं या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, और इसे वर्ग 18 का तत्व भी कहते हैं, या इसे शून्य कोटि का तत्व भी कहते हैं। यदि ये क्लास आपको समझ में होगा ना, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अगले क्लास जो मैं लेकर आने वाला हूं, इसका दूसरा क्लास, वो आपको 100% नहीं 110% आसानी से समझ लोगे। आज जब वो समझ में आ जाएगा ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना आप बाया हाथ के चुटकी के खेल हो जाएगा आपके लिए। तो आशा करते हैं मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।